हाँ, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1 किलोवाट आवर में जूल होते हैं। तो देखो 1 किलोवाट आवर में जूल निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, सीधा 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलो में 1000 वाट होती है और हावर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड होती है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल इतना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी, 3.6 × 10⁻6 जूल। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। देखो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध है वो 0 होता है। अगर सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक अमीटर का प्रतिरोध होता है तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 0 नहीं होता लेकिन बहुत कम होता है। अगर आदर्श मीटर है तो प्रतिरोध होगा 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है, लेकिन अगर पूछे कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बात एक ही है। अब ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। ये तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है या ताप पर निर्भर करेगी। आगे तो चौथे का आंसर, 4वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, पदार्थ की प्रकृति पर। आगे अपवहन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र E में संबंध होता है। तो अपवहन वेग Vd और विद्युत क्षेत्र E है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं ये, और यहीं से Vd, देखो अपवहन वेग Vd और विद्युत क्षेत्र E में जो संबंध होता है तो Vd समानुपाती E होता है, और यहीं से Vd बराबर म्यू E निकाला जाता है, जहाँ म्यू क्या होता है, मूवेबिलिटी होती है, जिसे गतिशीलता कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध प्रभावित होगा। देखो धातु कैसी है, चालक। जब भी चालक धातु का ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। चालक धातु के लिए प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा तो जो चालकता है वो घटेगी, ये याद कर लेना, ये होगा इसमें ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। देखो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो धारा का नियम है, यानी कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर धारा का नियम है तो इसमें आवेश संरक्षण नियम लगेगा, आवेश संरक्षण, क्योंकि धारा का प्रवाह आवेश के कारण होता है, तो आवेशों का संरक्षण हो रहा है। आने वाली धाराएं बराबर है जाने वाली धाराओं के, यानी कि कुल जो आवेश है वो संरक्षित रह रहा है, आवेश संरक्षण का नियम होगा। इसी प्रकार से द्वितीय नियम है जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से आधारित है, क्योंकि ये वोल्टता पे आधारित है। वोल्टता जो कि एक प्रकार से ऊर्जा से संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा बी, ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब जो एक आदर्श सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, राइट ऑप्शन बी। तो एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक अश्वशक्ति या एक हार्स पावर बोलती है जिसको, में वाट होती है, तो एक अश्वशक्ति में 740 वाट होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होगा। देखो जब भी किसी सेल से धारा लेंगे तो यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर सेल डिस्चार्ज हो तो टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला होगा V बराबर E माइनस आई आर। अगर चार्ज होगा तो सूत्र होगा V बराबर E प्लस आई आर। तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो V बराबर E माइनस आई आर, ये होगा फॉर्मूला, इसमें बी ऑप्शन सही। अब गतिशीलता की विमा होती है तो इसको मैं तुम्हें निकाल के बताता हूँ। गतिशीलता की विमा दो तरीके से वो निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, गतिशीलता की विमा कैसे निकालेंगे। देखो म्यू बराबर होता है ई टॉ अपॉन एम, जहाँ टॉ विश्रांति काल होता है या ये समय ही होता है, विश्रांति काल समय। ई किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आवेश। अब जी आवेश की तो विमा A1 T1 होती है, टॉ एक टाइम है यानी टाइम की विमा हो गई T1 बट्टे
m द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी m1। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगी m-1, t एक ये है तो t2 और a1, ये हो गई विमा। तुम चाहो एक दूसरे तरीके से निकाल सकती हो, क्यों अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अपव्यय वेग vd और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है, ये यहाँ से vd बराबर होता है म्यू ई, म्यू यानी कि गतिशीलता। अगर म्यू बराबर निकालना चाहें तो vd अपॉन ई, इन दोनों की विमाएं रख के यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यही आएगी। तो m-1 t2 a1 ऑप्शन हो जाएगा अपना m-1 t2 a1 यानी कि बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे ये सारी धाराएं एक संधि बिंदु से निकल रही हैं और इस पे आ रही हैं, तो यहाँ पे किरचॉफ का अगर मैं प्रथम नियम लगाऊं तो आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं के योग के। तो मैं आने वाली धारा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, कौन कौन सी धारा इसके अंदर कौन कौन सी आ रही है, एक तो 4 एम्पियर आ रही है, एक 3 एम्पियर आ रही है, एक 5 एम्पियर आ रही है। तो 4 + 3 + 5 ये आने वाली धाराएं बराबर निकल कितनी रही हैं, एक I निकल रही है, एक 6 एम्पियर निकल रही है, तो I + 6। अब 4 और 3 7 5 12 एम्पियर की, तो ये हो गई I + 6। यहाँ से I का मान निकालेंगे, 6 को इधर लेके आऊँगा तो I बराबर 12 - 6 यानी कि 6 एम्पियर। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए 6 एम्पियर इतनी धारा प्रवाहित होगी।